तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं दो शेयर के बारे में। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं और समझते हैं पहले टाटा टेक्नोलॉजीज के बारे में। आज के दिन यहाँ पे ये 7.5% तक आपको टूट चुका है। देखो यहाँ पे वजह क्या है, बहुत लोग यहाँ पे जानना चाहेंगे। देखो यहाँ पे वजह कुछ भी नहीं है, बस यहाँ पर जो है थोड़ा सा करेक्ट ये होते हुए दिखाई दिया है। और मैंने यही पॉइंट के लिए मैंने कल जो है आपको 11 बजे ऑलमोस्ट मैंने शेयर किया था एक वीडियो, जिसमें मैंने बताया था कि ऐसा गलती मत करना। ठीक है, बहुत लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जिसे नहीं मिलता आईपीओ वो यहाँ पर मार्केट लिस्ट के टाइम में ही बाई करते हैं। उनको ये लगता है कि शायद यहाँ पर कुछ मुनाफा जो है मुझे मिल जाए। होता है कि बहुत से लोग यहाँ पे मुनाफा मिल भी जाता है, लेकिन बहुत से लोग यहाँ पे फंस भी जाते हैं। जैसे कि ऐसा हो सकता है कि कल के दिन बहुत से लोगों ने यहाँ पर 1350 या फिर उससे ऊपर के रेंज पे यहाँ पे बाई कर लिया हो, और आज ये 1216 पे दिखाई दे रहा है। मतलब डिस्काउंट तो यहाँ पे हो चुका ना अच्छा खासा। तो इस बात को सही से समझना था, और इसलिए मैंने शेयर भी किया था। और मैंने जो लिस्ट होने के एक दिन पहले भी मैंने रात को बताया था कि ऐसा गलती मत करना, लिस्ट के टाइम पे बाई मत करो, थोड़ा सा यहाँ पे करेक्ट होने देना। और हम लोग इसका जो है देखेंगे कि भाई कैसा क्वार्टर का नंबर आता है। थोड़ा सा कुछ यहाँ पे यदि करेक्ट होता तो एक बेटर प्राइस में हम लोग को ये स्टॉक को हम लोग बाई कर सकते थे। ठीक है, लेकिन क्या आपने गलती कर दी? देखो गलती तो आपने किया है, लेकिन एक चीज़ को यहाँ पे सही से समझो कि कंपनी का जो फंडामेंटल जो अभी यहाँ पे शो होता है ना, उससे कोई नहीं बोलेगा कि कंपनी खराब है। हाँ, बस टाइम लग सकता है। अब इसकी कोई गारंटी नहीं कि ऐसा भी हो सकता है कि कल के दिन ही यहाँ पर आपको 10% ये स्टॉक भाग जाए, या फिर कल के दिन यहाँ पे 10% यहाँ पे नीचे भी गिर जाए। तो पॉसिबिलिटी यहाँ पे कुछ भी है, लेकिन कंपनी का बिजनेस यदि आप लोगों को पसंद है तो आज नहीं तो कल आप लोगों का मुनाफा जरूर से होगा। और देखो जो मैंने बताया कि पेयर्स के मामले में जो है ना, फिलहाल केपिट के जो है सेम वैल्यूएशन पे ऑलमोस्ट ये आते हुए दिखाई दे रहा है। तो जहां पर लिस्ट हो रहा था 40-47 के पी में, और अभी फिलहाल यहाँ पे 79.51 का पी देखने को मिलता है। तो इसी बात से आप सोच सकते हो कि कहीं ना कहीं एक हाई वैल्यूएशन यहाँ पे हो चुका है मेरे हिसाब से। अब देखो यहाँ पर जो कंपनी का ROC यहाँ पे 28% का है। तो ये आप सोच सकते हो कि हाँ भाई कंपनी अच्छी ग्रोथ करती है, क्योंकि कंपनी का जो पैसा है वो यहाँ पे 28% से ग्रोथ हो रहा है डेप्ट को इंक्लूड करके। डेप्ट देखोगे कुछ भी नहीं है, ना के बराबर 0.09। और देखोगे यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो तो यहाँ पर 45.3 टाइम्स का। मतलब यदि कंपनी 100 रुपये कर्ज ले रही है, ठीक है, तो यहाँ पर 4530 रुपये कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है। मतलब कि कंपनी आराम से 100 रुपये को कभी भी चुका सकता है। तो ऑलमोस्ट हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि कंपनी डेप्ट फ्री है, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है। जब मन तब चाहे वो पैसा को चुका सकता है। ठीक है, अब यदि हम लोग यहाँ पर समझें कि अब अंतिम यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो जो मैंने शेयर किया है, होल्ड करके चलना, पैनिक में होकर सेल बिल्कुल मत करो, और बाय भी अभी मत करो, क्योंकि थोड़ा सा करेक्ट होने दो, उसके बाद ही आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए देखना। अब यदि आपने प्राइस में एक हाई प्राइस में बाय कर ले तो आपको होल्ड ही करना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी आगे आपका राय है तो जरूर से आप इसके बारे में खुद से सोचना समझना, उसके बाद ही कोई फैसला लेना। अब जो यहाँ पे नेक्स्ट जो शेयर है ना, वो यहाँ पर है बजाज फाइनेंस। देखो आज के दिन यहाँ पे 1.78% का गेन दिखाई दे रहा है, लेकिन 2 दिन पहले का यहाँ पर एक न्यूज़ था जो था यहाँ पे जेफरीज ने यहाँ पे टारगेट दिया था। चलो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे सही से समझते हैं। तो यहाँ पे जेफरीज ने टारगेट दिया था आपको 35% अपसाइड का, मतलब कि 9470 रुपये का यहाँ पे एक बड़ा टारगेट था। और ये जो टारगेट है ना, ये यहाँ पर RBI के द्वारा जब 2 प्रोडक्ट जब बैंड हुआ उसके बाद आया। साथ ही साथ जब यहाँ पे रिस्क वेट रेशियो जो यहाँ पे गेन होते हुए दिखाई दे, देखो रिस्क वेट रेशियो तो यहाँ पे सबके लिए गेन हुआ है ना, तो ये कॉमन चीज़ है। लेकिन यहाँ पर जो है इंस्टा EMI कार्ड जो था वो सब बैंड होने के बाद ये टारगेट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक चीज़ को आप जानते हो कि देखो बजाज फाइनेंस कोई छोटी कंपनी है नहीं। एसेट अंडर मैनेजमेंट मतलब AUM कंपनी ऑलमोस्ट 2.84 लाख करोड़ तक यहाँ पे मैनेज कर दी है। तो कितनी बड़ी कंपनी, इससे आप खुद ही समझ सकते हो। और मैं बता दूं कि देखो कंपनी का फंडामेंटल भी कोई यहाँ पे वीक है नहीं। मैं इस जो वीडियो में ना मैं क्या बताने वाला जानते हो, NPA और CR। बहुत से लोगों को ये टॉपिक के बारे में पहले से मालूम होगा, क्योंकि मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था। लेकिन बहुत से लोग यहाँ पे नए देखते हैं, तो उनको भी इन टॉपिक के बारे में सही से जानकारी होना चाहिए। तो चलो हम लोग पहले समझते हैं कंपनी का NPA, जिसे हम लोग बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट, शॉर्ट में बैड लोन। ठीक है, मतलब देखो जैसे कि कोई भी बैंक जब लोन देती है ना, तो वो चाहती है कि उनका पैसा जो रिटर्न मिल जाए, ठीक है, ब्याज के सहित। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बैंक तो लोन दे रही है लेकिन उनका पैसा मिल नहीं पाता है। और जब यहाँ पे वही 3 महीना जब हो जाता है और जब उनको एक भी पेमेंट नहीं मिलता है, तो बैंक उस लोन को डाल देती है NPA कैटेगरी में। मतलब उनको ये लगता है कि अब पैसा यहाँ पे नहीं मिलेगा, चांस यहाँ पर बहुत ही कम है, पैसा यहाँ पे डूब गया है। तो इसलिए कोई भी बैंक का या फिर कोई फाइनेंशियल
कंपनी का जो एनपीए होता है वो यहाँ पर आरबीआई के अनुसार 3% से कम का नंबर होना चाहिए। और बजाज फाइनेंस का कितना जानते हो, देख लो एक बार, उसके बाद ही आप लोग सही से मालूम चलेगा। 0.31% का यहाँ पे नेट एनपीए दिखाई दे रहा है। तो सोच सकते हो कि कितना अच्छा कंपनी का एनपीए है, 3% से कम होना चाहिए और ये कितना कम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस बात को भी सही से आप समझना कि देखो एनपीए को आप हल्के में मत लेना। एनपीए यदि लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे जाए ना, 3% क्या, मानो कि अभी यहाँ पे 0.31% है ना, यदि 1% तक यहाँ पे एनपीए आपको चला जाए ना, तो आप सोच भी नहीं सकते कि स्टॉक में प्रेशर कितना देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो फाइनेंशियल का जो बॉन्डिंग होता है ना, वो यहाँ पर एनपीए ही होता है। और यदि ये बॉन्डिंग टूट गया तो फिर स्टॉक भी यहाँ पे टूट जाएगा। और इसका एग्जांपल है आपको यस बैंक, ठीक है, साथ साथ आपको आरबीएल बैंक और बंधन बैंक। यस बैंक तो पूरा यहाँ पे डूब ही चुका है, लेकिन यहाँ पे आरबीएल बैंक और बंधन बैंक का यहाँ पे क्या हुआ था कि जो इसका एनपीए था वो यहाँ पर एक बीच में जो एक 2 क्वार्टर 3 से 4% तक बढ़ते हुए दिखाई दिया और उसके बाद ही स्टॉक यहाँ पे टूट गया था। तो इस बात को सही से समझना कि एनपीए इंपॉर्टेंट टर्म में से एक है बैंकिंग और फाइनेंशियल कंपनी के लिए। अब जो यहाँ पे नेक्स्ट टर्म आता है वो यहाँ पे होता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। ये भी यहाँ पर एनपीए के बाद ही इसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं। क्यों? देखो, मान लो कि यदि एनपीए 3% से बढ़ जाता है तो क्या आपके पास कुछ बैकअप में एक ऐसा मनी है जो आप यहाँ पे लगा सकते हो? मतलब कि 100% तो आपके पास है ही, लेकिन बैकअप में कुछ और भी एक्स्ट्रा मनी। और यहाँ पर आरबीआई बोलता है कि 9% का बैकअप मनी होना चाहिए। मतलब यदि आपके पास 100 रुपया है ना, तो 9 रुपया एक्स्ट्रा में होना चाहिए। क्योंकि यदि आपको 100 रुपया में से 2 रुपया का नुकसान हो रहा है, बैड लोन यदि यहाँ पे हो रहा है, तो आप इन 9 रुपया से 2 रुपया यहाँ पर आप ऐड कर लो और अपने एसेट को पूरा यहाँ पे 100% कर लो। लेकिन यहाँ पर कितना है जानते हो? ऑलमोस्ट 24%। तो आप सोच सकते हो कि कितना अच्छा नंबर यहाँ पे दिखाई देता है। मतलब यहाँ पे 100% तो है ही और एक्स्ट्रा में 24% है। अब यदि हम लोग यहाँ पे देखें कंपनी का टेक्निकल, तो देखो टेक्निकल मुझे यहाँ पर एक चीज़ ही आपको जो दिखाता है वो यहाँ पे क्या, एक ब्रेकआउट यहाँ पे जब तक नहीं होता है ना, तब तक हम लोग यहाँ पर वेट करके चलेंगे। मतलब अब ये कौन सा ब्रेकआउट, ये लेवल, ठीक है, ऑलमोस्ट 7380 का लेवल, यदि ये ब्रेक करता है तो एक अच्छा बाइंग मोमेंटम यहाँ पे दिखाई दे सकता है। वरना ऐसा हो सकता है कि जो स्टॉक का लेवल है वो यहाँ पर 6760 के रेंज भी देखने को मिल जाए एक बार। तो हम लोग इस पॉइंट ऑफ इसके बारे में सोच सकते हैं। देखो मैं बता दूं कि ये ट्रेडिंग के रिगार्डिंग से है, बाकी लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो अभी भी जेन्युइन एक सही प्राइस में स्टॉक मिल रहा है। तो यहाँ पर आप 10%, 15% या फिर 20% करके भी इसके बारे में आप सोच सकते हो यदि आपका लॉन्ग टर्म पर्पस है। यदि ट्रेडिंग पर्पस है तो मेरे हिसाब से नहीं तो ब्रेक होने दो, नहीं तो अपने सपोर्ट के करीब आने दो, जो एक बेटर प्राइस आप लोग के साथ शेयर कर सकता है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।